Hello everyone, welcome to English Qualifier. This is Dharmendra Naruka, and today once again we are going to discuss about some important terms of cultural studies. लास्ट के हमने 8 सेशंस में कुछ एक थियोरिटिकल बातें, मोस्ट ऑफ स्कॉलर्स की बातें हु आर रिलेटेड टू कल्चरल स्टडीज हमने उनको डिस्कस किया। अब इसी चेन के अंदर, इसी कड़ी के अंदर आज हम इसके अंदर जो मेन टर्म्स यूज होती हैं जिनका अक्सर एग्जाम में जिक्र किया जाता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस, और उन्हीं चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं, ये सेशंस आप अगर यूजीसी नेट जीआरएफ सेट कॉलेज लेक्चरर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए तो ऐसा मान के चलो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। आपको कम समय में ज़्यादा जो कंटेंट और मटेरियल है आई एम प्रोवाइडिंग यू, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, चीज़ों को आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में पढ़ पाओ, कंडेंस्ड फॉर्म में पढ़ पाओ। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और बात करते हैं कुछ मेन टर्म्स के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा माय डियर, पहली टर्म जो है वो आप लोगों की है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, कौन सी है? एंथ्रोपोलॉजी। अब इस टर्म को कहते हैं मानव विज्ञान, है ना, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस स्टडीज विच एम्फसाइज ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट। अब एंथ्रोपोलॉजी की बात कल्चरल स्टडीज में इसलिए होती है क्योंकि जब कल्चर है तो फिर कल्चर में तो मानव रहेगा ही ना, ह्यूमैनिटी की बात तो होगी, तो इस स्टडी का काफी रोल होता है। उसके बाद दूसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। ये क्या है देखो जरा, इन द राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स, बेस रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब है इसका? प्रोडक्शन का सिस्टम एंड द इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ अ सोसाइटी। बेस जो है वो किसी भी सोसाइटी के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात करता है। वहीं सुपर स्ट्रक्चर जो है रेफर्स टू ऑल अदर सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द सोसाइटी। इट मींस अगर किसी सोसाइटी को हमको कंप्लीट करना है तो उसका बेस और उसका सुपर स्ट्रक्चर दोनों ही अच्छे होने चाहिए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और उसकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, सोशल कस्टम्स हैं, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, एक्टिविटीज है, ये सारी अच्छी होनी चाहिए। तो बेस रेफर टू द इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ सोसाइटी और आपका सुपर स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू ऑल अदर सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द सोसाइटी। So this is about base and superstructure. So move on to the next term, canon and canonization. Canonization is the act by which Christianity declares a deceased person to be a saint. Canonization क्या होता है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको जिस तरीके से एक सेंट घोषित किया जाता है, अपॉन विच डिक्लेरेशन द पर्सन इज इंक्लूडेड इन द कैनन, और जब डिक्लेरेशन होती है तो वो पर्सन भी उसमें सम्मिलित होता है, और लिस्ट और रिकॉग्नाइज सेंट्स, द टर्म इज बीइंग बोरोड। अब ये ध्यान रखना आप, जो टर्म है ना ये कहां से ली गई है? इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, टू मीन द वे द लिटरेरी स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स डिक्लेयर वर्क्स ऑफ आर्ट टू बी सिग्निफिकेंट, टू बी स्टडीड एंड प्रिजर्व्ड। यानी कुछ वर्क्स को वो सुपीरियर मानकर उनको फॉलो करने के लिए बोलते थे, उनको प्रिजर्व किया जाता था और कहा जाता था कि इन वर्क्स को आप फॉलो कीजिए। तो वो एक तरीके से कैनन, और उनका जो आइडल है दैट इज नॉन एज कैननाइजेशन। ठीक है, अब ये कैथारसिस देखना आप लोग, बोरोड फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेडिसिन। कहां से लिया गया है? मेडिसिन से। कैथारसिस इज अ टर्म इन ड्रामाटर्जी विच मीन्स इमोशनल क्लिनसिंग, यानी कि आप किसी व्यक्ति की क्या करते हो? इमोशनल क्लिनसिंग करते हो। देखा था ना, ब्रेन वॉशिंग, लाइक ब्रेन वॉशिंग, और परगेशन यानी उसको क्या करते हो?
आप जो उसके मन में किसी व्यक्ति के लिए गलत बातें थी, कंफ्यूजन में जी रहा था, तो उसका प्यूरिफिकेशन होता है। परगेशन का मतलब क्या होता है? प्यूरिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अ ट्रेजेडी शुड इवोक द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर। जिस व्यक्ति को आप गलत समझ रहे होते हो, या जिस व्यक्ति का, जैसे इडिपस रेक्स में उसको जब पता लगता है कि मैंने बाई मिस्टेक मेरी मदर से शादी कर ली है, तो दैट पॉइंट व्हेन द प्रोटोगोनिस्ट knew about the truth about a particular person, that is known catharsis. Enlightenment, next term है enlightenment. The term was applied to the intellectual and cultural movement in Western Europe during the 17th century, which reached its height in the 18th century. देखो 17th century में वेस्टर्न यूरोप में कल्चरल मूवमेंट और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो चलाया गया, उसको क्या कहा जाता है? एनलाइटनमेंट कहा जाता है। इसके बाद यूरोसेंट्रिज्म है। यूरोसेंट्रिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड फ्रॉम अ यूरोपियन पर्सपेक्टिव, यानी यूरोप के रहने वाले लोगों की नजरों से अगर हम पूरे संसार को देखें तो दैट इज नॉन एज यूरोसेंट्रिज्म, विद द बिलीफ दैट ओनली यूरोपियन वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड इज द वैलिड मीन्स। यानी यूरोपियन थिंक दैट दे आर सुपीरियर टू अदर कंट्रीज, उनके हिसाब से वही सुपीरियर हैं, और जो दूसरी कॉलोनीज हैं, दूसरे जो लोग हैं, वो हमसे इंफीरियर हैं। नेक्स्ट देखिएगा माय डियर, हेजेमनी है ना, एंटोनियो ग्रेम्सी की ये टर्म है ना। मतलब क्या होता है इसका? देखो, हेजेमनी इज ए पावर एक्सर्टेड बाय ए डोमिनेंट ग्रुप ओवर अदर्स। इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी टू कीप द डोमिनेंट ग्रुप इन पावर। हेजेमनी इज अचीव्ड थ्रू कॉन्सेंसस नॉट फोर्स। देखो, हेजेमनी में क्या होता है कि जो डोमिनेंट क्लास होती है वो एक इस तरीके का आइडिया बिलीफ सेट करती है ताकि वो दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर अपना क्या कर पाए? शासन कर पाए, है ना। सिंपल सिंपल याद रखना है आपको। इसके बाद आता है लोगोसेंट्रिसिज्म। दिस डिजायर फॉर अ सेंटर इज कॉल्ड लोगोसेंट्रिसिज्म इन डेरिडास क्लासिक वर्क और ग्रामेटोलॉजी, है ना। जो जैक्स डेरिडा का ग्रामेटोलॉजी है उसमें इसका जिक्र है, और इसमें क्या ढूंढते हैं? एक सेंटर, द डिजायर फॉर ए सेंटर, उसे क्या कहते हैं? लोगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। लोगोस क्या है इसमें? देखो एक बार, लोगोस एक ग्रीक वर्ड है ना। लोगोस इज ए टर्म, ग्रीक फोर वर्ड, है ना, इज ए टर्म विच इन द न्यू टेस्टामेंट, बाइबल की बात होती है, कैरीज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ प्रेजेंस, बीइंग द ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स, द वर्ड अंडर राइट्स द फुल प्रेजेंस ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज द इफेक्ट ऑफ दिस वन कॉज, है ना। सारी चीज वर्ड से ही रिलेटेड है। इवन दो द बाइबल इज रिटन, गॉड्स वर्ड इज एसेंशियली स्पोकन, और भगवान के शब्द ही तो हैं जिनके माध्यम से बाइबल को लिखा गया है, ऐसा क्रिश्चियन लोग सोचते हैं। A spoken word imitated from a living body appears to be closer to an originating thought than a writing word. देखो क्या कहा है? ए स्पोकन वर्ड, एक स्पोकन मुंह से कही गई बात कहां से निकलती है? एक लिविंग बॉडी से निकलती है। appears to be closer to an originating thought than a written word, और किसी भी थॉट के ज्यादा क्लोजर होती है किसी भी रिटन वर्ड से। तो लॉगोस जो है वो एक्चुअली वर्ड से रिलेटेड है। ये पूरी जो सारी चीजें हैं ना, ये वर्ड से ही रिलेटेड है। इवन जो बाइबल का निर्माण हुआ वो भी तो भगवान के शब्द ही तो थे। इसके बाद मेटा नैरेटिव। मेटा नैरेटिव क्या होता है? देखो, इन क्रिटिकल थियरी एंड पर्टिकुलरली पोस्ट मॉडर्निज्म, मेटा नैरेटिव इज ए ग्लोबल और टोटलाइजिंग cultural narrative schema which supposedly orders and explain knowledge and experience। यानी मेटा नैरेटिव क्या होता है कि हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान और एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में हम बताते हैं। नरेशन टाइप का होता है, कल्चरल नैरेटिव स्कीमा है। मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस क्या होता है? देखो, deconstructive criticism points out that the entire history of Western philosophy has emphasized on the desire for immediate access to meaning and thus built the metaphysics around the
privileging of presence over absence. एब्सेंस के ऊपर प्रेजेंस को अप्लाई करना, यानी कि जो चीज एब्सेंट है उसको तो इग्नोर करना और जो चीज प्रेजेंट है उसको क्या करना, अप्लाई करना, प्रिविलेज करना। और इसके अलावा ये किस चीज पर फोकस करते हैं, मीनिंग पर फोकस करते हैं। पैट्रियार्की क्या है? पैट्रियार्की इज ए सोशियो कल्चरल सिस्टम in which males are primarily authority figures and where fathers hold authority over women, children and property. It implies the institute of male rule and privilege and is dependent on female subordination. यानी हमारी जो सोसाइटी है उसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो मेल डोमिनेंट है, मेल को ही प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर आपका समाज मेल को प्रेफरेंस करता है, हर काम को मेल करता है, फीमेल्स को सारी फीमेल जो होती है मोस्ट ऑफ डिपेंडेंट होती हैं, तो वो जो एक सिस्टम है दैट इज नॉन एट पैट्रियार्की। फेलोसेंट्रिज्म देखिएगा, इन क्रिटिकल थियरी फेलोगोसेंट्रिसिज्म और फेलोसेंट्रिसिज्म इज ए टर्म coined by Jacques Derrida. It was coined by Jacques Derrida to refer to the privileging of the masculine, यानी कि मेल डोमिनेंट का जो मतलब मेल का जो डोमिनेंट है, जो उनको प्रिविलेज मिला हुआ है बाय बर्थ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, है ना, यही किसी भी मीनिंग के कंस्ट्रक्शन में काम आता है। यानी बाई बर्थ तो कोई खैर मेल और फीमेल नहीं होता, ये तो सोसाइटी होती है, वो हमें मेल और फीमेल बनाती है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है ना उसमें प्रिविलेज मिला हुआ है मेल को कि सारी चीजें जो है वो मेल डोमिनेंट होती है, फीमेल को वीक माना जाता है। इसके बाद पावर है। पावर इज द कैपेसिटी ऑफ इंपोजिंग वंस विल ऑन अदर्स। पावर का मतलब है अपनी इच्छा किसी के दूसरे के ऊपर थोपना। इट इज ए कॉमन आर्ग्यूमेंट दैट मीडिया हैज टू मच पावर। मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा पावर है, मीडिया में बहुत ज्यादा पावर है। देयर इज स्टार्टलिंग एग्रीमेंट अमंग कल्चरल स्टडीज राइटर अबाउट द सेंट्रलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पॉपुलर कल्चर क्या है? कल्चरल स्टडीज अंडरस्टैंड्स पॉपुलर कल्चर एज द ग्राउंड on which the consent is obtained or lost. And in order to understand the interplay of power and consent, two related concepts of ideology and hegemony are often deployed in the earlier text of cultural studies. पॉपुलर कल्चर वो होती है जो समाज का ज्यादातर हिस्सा होता है और उस कल्चर को मोस्ट ऑफ जो सोसाइटी है वो फॉलो करती है, दैट इज पॉपुलर कल्चर। ये मतलब ये बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होती, पॉजिटिव टर्म है ये। ऐसा ही आएगा मास कल्चर भी होता है आपका। मास कल्चर में क्या होता है, कोई बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग उस क्राउड को मतलब टारगेट करता है कि मेरा कोई प्रोडक्ट है वो यहाँ बिक जाएगा, तो वो आपकी मास कल्चर होती है, बिजनेस ओरिएंटेड होती है, नेगेटिव टर्म है, वो सिर्फ सेल्फिश रीजन की वजह से यूज ली जाती है। इसके बाद आता है आर्किटेक्चर। देखो आर्किटेक्चर जो है इसके बहुत सारे अलग अलग रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे अलग अलग क्या है रेफरेंसेस हैं। The concept of architecture can cover all types of construction, housing, temples, office block and so on, or it may be used in opposition to building in order to focus upon construction that is intended to be more prestigious or impressive. In its more inclusive sense, it may be argued that an understanding and engagement with architecture is fundamental to any comprehensive understanding of culture. किसी कल्चर को समझना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो, एन अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट किसके साथ, आर्किटेक्चर के साथ, इज फंडामेंटल, मूलभूत चीज है किसकी, किसी भी कल्चर स्टडी को समझने की, कल्चर को समझने की। One of the most extreme exploration of this idea may be found in the Hedger's reflection, ये ध्यान रखना, Hedger's reflection of the relationship between being and dwelling। इसमें इन्होंने आर्किटेक्चर को खूब डिटेलिंग में बताया हुआ है। पढ़ना है तो आप इस वर्क को पढ़ सकते हो, इसमें सारी चीजें आपको बताई हुई है। देन आता है आपका बाइनरी अपोजिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरलिज्म रूटेड इन सोस्योर linguistic but also Radcliffe Brown's 1977 cultural anthropology, serving to explain the generation of meaning in one term or sign by reference to another mutually exclusive term.
The two terms may be seen to describe a complete system by reference the two basic state in which the element in that system can exist. यानी दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, वो बाइनरी आपका अपोजिशन है। इस जैसे कि कल्चर है तो नेचर है, डार्क है तो लाइट है, मेल है तो फीमेल है, बर्थ है तो डेथ है। तो जो एक दूसरे के अपोजिट हो वही क्या है आपका बाइनरी अपोजिशन है। ब्रिकोलेज क्या होता है देखो जरा, इंगेजिंग मेटाफर डेवलप्ड फ्रॉम लेवी स्ट्रॉस स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। द फ्रेंच वर्ड ब्रिकोलर refers literally to the sort of worker capable of mending or maintaining any machinery and installation by reusing items from elsewhere, typically improvising new uses for this item. So in cultural theory क्या मतलब है ये समझना, especially the analysis of subculture, क्या करना, कल्चर के अंदर जो दूसरा कल्चर है उसका स्टडी करना। The term refer to the processes by which elements are appropriated फ्रॉम द डोमिनेंट कल्चर। जो भी चीजें डोमिनेंट कल्चर में होती है उनको क्या किया जाता है, एक प्रॉपर बनाया जाता है, एंड देयर मीनिंग ट्रांसफॉर्म्ड, और उनका अर्थ चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल थ्रू आयरनिक जुक्स्टापोजिशन टू चैलेंज एंड सबवर्ट दैट कल्चर, मतलब मीनिंग को चेंज कर दिया जाता है इसके माध्यम से। क्लास कॉन्शियसनेस देखिएगा, विद इन मार्क्सिस्ट थियरी क्लास कॉन्शियसनेस रेफर्स टू द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग that members of the proletariat in particular have of themselves as a members of a class। अब जरा देखो क्लास कॉन्शियसनेस क्या होता है, मार्क्सिस्ट थियरी के अकॉर्डिंग ये रेफर करता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को, है ना, दैट मेंबर्स ऑफ प्रोलेटेरिएट जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से रिलेटेड होते हैं, वो खुद को अपने आप को क्या मानते हैं कि हम एक स्पेशल क्लास से संबंधित है। एक काउंटर कल्चर क्या होता है, काउंटर कल्चर को कॉइन किया है 1960 में, है ना, was largely in response to the emergence of middle class youth movements such as the hippies to refer to groups that questioned the values of dominant culture। और इस टर्म का मतलब है जिस ग्रुप ने डोमिनेंट कल्चर पर क्वेश्चंस उठाए वो किस नाम से जानी जाती है, काउंटर कल्चर के नाम से जानी जाती है। इसके बाद एपिस्टीम है, a term in the work of Michel Foucault, see the Order of Things 1970। an episteme is a form of knowledge, यानी ये रिलेटेड किससे है, ज्ञान से रिलेटेड है भाई, ये नॉलेज से रिलेटेड है। इन मॉडर्निटी पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स, और मॉडर्निटी में ये क्या है, किसी भी स्पीच की फॉर्म है। Foucault argues have provided the basic and limited concept which ground the science, ठीक है। For example, a particular epistemological conception of the subject, together these constitute the modern episteme। यानी आप सिंपल समझो ये किससे रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है, एपिस्टीम नॉलेज से रिलेटेड। इथेनोसेंट्रिज्म, देखो इथेनो जो होता है वो एक्चुअली ह्यूमन रेसेस से संबंधित होता है। एक बार देखते हैं, देखिएगा जरा, the tendency to refer inclusively to one's own culture values and practices, है ना, और ये अपनी खुद की वैल्यूज और प्रैक्टिसेस को क्या करता है, रेफर करता है, इवन इफ भले ही engaged with others with may not share those values, और दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और सेम वैल्यू को शेयर नहीं करती। Likewise, the tendency to describe and judge the system of value and dominant practice of other culture from the standpoint of one's own, such an attitude has connection with the stereotyping of others and can be a feature of racism and prejudice। हाइपरटेक्सुअलिटी, ये ध्यान रखना, इसको जूलिया क्रिस्टीवा ने कॉइन किया था, और इसके माध्यम से क्या बताती है, इंडिकेट दैट अ टेक्स्ट सच एज नोवेल, पोइम और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इज नॉट ए सेल्फ कंटेंट और ऑटोनॉमस एंटिटी, ये अपने आप में मतलब स्वतंत्र नहीं होती, बट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर टेक्स्ट, ये भी दूसरी टेक्स्ट से, एक टेक्स्ट जो है दूसरी टेक्स्ट से बनती है। The interpretation that a particular reader generate from a text will then depend on the recognition of the relationship of the given text to the other text, और लोग बाग एक टेक्स्ट को दूसरी टेक्स्ट से कंपेयर करके ही उसका मीनिंग और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट मान लो। मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन आर दोज इंस्टीट्यूशन दैट प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन एंड विजुअल एंड ऑडियो
images on a large scale. Historically, the mass media may be dated from the invention of the printing press. और mass media कब से शुरू हो गया? जब जिस दिन से printing press आई उस दिन से शुरू हो गया. And thus in the West from Johannes Gutenberg's commercial exploitation of printing around 1450. इसके बाद phenomenology है. Phenomenology refers to a cluster of approaches to philosophical and sociological inquiry. तो ये किससे रिलेटेड करती है? क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप किसका, अप्रोचेज का, किसकी, फिलोसॉफिकल और सोशोलॉजिकल इंक्वायरी. एंड टू द स्टडी ऑफ आर्ट डिराइविंग फ्रॉम द वर्क ऑफ जर्मन फिलोसोफर एडमंड हसरेल. यहां से इसको लिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एडमंड हसरेल के वर्क से इसको लिया गया है. The diversity of approaches that have been described as phenomenology, not least in Husserl's own work, which continually changed and developed over his career, means that a precise and all-encompassing definition of phenomenology is not easily given. मतलब easily explain इसको नहीं किया जा सकता. इसके बाद है proletariat. The term proletariat has been popularized through its use in Marxist theory, where it refers to the subordinate class within capitalism. है ना? The proletariat is composed of that proportion of the urban population who own only their own ability to labor. है ना? मतलब एक अलग क्लास होती है प्रोलेटेरिएट जो होती है, मैंने पहले ही बताया था. ये अपने आप को मतलब इनका डोमिनेंट जो क्लास है उसी से मतलब कुछ मिलती जुलती होती है. या आप ऐसा मानो जैसे इसको क्या कह सकते हो आप, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, है ना, जो किसका काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं. जैसे हमारे मार्केट में होते हैं ना, जैसे ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो इन बिना संपत्ति श्रमजीवी लोग कहते हैं, श्रमजीवी कह दो, जो लेबरिंग का काम करते हैं, वो सारे इसी में आ जाते हैं, एबिलिटी टू लेबर. एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी तो हमने देख ही लिया था, बेस एंड स्ट्रक्चर. अच्छा ये वापस आ गया. खैर चलो, तो ये चीजें थी आपको आज के सेशन में. मेन मैंने चीजें बता दी हैं. वैसे इनसे रिलेटेड जो बातें हैं हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके थे, है ना. तो आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. ये मेन टर्म आप देख लेना. जस्ट ए मिनट, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको इसमें से, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो, क्लास कॉन्शसनेस को आप एक बार देख लीजिएगा. Class consciousness refer to the self understanding that members of the proletariat in particular have of themselves as a members of a class. यानी proletariat जो होती है वो मतलब उनके पास खुद की प्रॉपर्टी तो नहीं होती, लेकिन ये कहते हैं, देखो इसका मार्क्सिज्म से वर्किंग क्लास, एक तरीके से क्या मान लो इसको, एरिस्टोक्रेटिक नहीं मानेंगे इसको, वर्किंग क्लास मानेंगे. ठीक है ना, जो अपना काम खुद करते हैं, क्या कह देंगे इसको, वर्किंग क्लास कह देंगे. और वो इस बात को खुद ही अपनी क्लास बना लेते हैं, सबऑर्डिनेट हो जाता है एक तरीके से, कल्चर में सब कल्चर का काम कर लेते हैं. तो ये चीजें थी आप लोगों की. ठीक है माय डियर, तो आई होप आपको ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया होगा. ऐसे ही अब हम यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 8 पर भी डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे. आप भी खुद इसे लाइक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि हमारे चैनल की रीच भी बने. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच.